Hello friends, this is SV. Welcome to the Government. We are present here with another new session that is Lux CTET 2020 पार्ट 8। तो फ्रेंड्स यानी कि लक्स CTET 2020 की जो सीरीज़ कंटिन्यू है उसका जो आज हम करने वाले हैं पार्ट 8 करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम जो पेडागोजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, ठीक है, को विकसित करने में आपकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि आज के लिए इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है, ठीक, जिनमें से एक लंबा है और एक चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किस चीज़ की कठिनाई है? फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये प्याजे से संबंधित, प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज दी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। एक टीचर है, ठीक है, उसके एक समान गिलास, दो गिलास दिखाती है अपने स्टूडेंट्स को और वो समान यानी कि जूस से भरे हुए हैं, ठीक। उसके बाद वो अलग अलग तरह के दो गिलास और लेती है जो एक थोड़ा लंबा है, ठीक है, और एक चौड़ा है। दोनों आकार में डिफरेंट हैं। जो समान आकार के जो गिलास भरे हुए थे जूस से, पानी से या किसी भी लिक्विड से, उसे जो दो तरह के गिलास हैं उनमें भरती है, ठीक है, और बच्चों से पूछती है, बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है कि किस गिलास में सबसे ज़्यादा दूध, जूस या कोई भी पानी है, मतलब कौन सा गिलास बड़ा है, कौन से गिलास में जो जूस की मात्रा है वो ज़्यादा है। तो बच्चे उत्तर जो देते हैं वो लंबा गिलास। कुल मिला के पहले जो थे समान गिलास थे, अब जो टीचर के पास है एक तो लंबा गिलास है, ठीक, इस तरह मान लीजिए, और एक चौड़ा गिलास है। तो जो समान जूस था, समान गिलासों में जो जूस भरा हुआ था, उसे इस तरह से वो पलट देती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो लंबा गिलास है उसमें सेम क्वांटिटी का जो जूस है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा और जो चौड़ा गिलास है उसमें थोड़ा वो नीचे दिखाई देगा। कुल मिला के वो इस तरह से फैल जाएगा। तो बच्चे जो आंसर देते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक, यानी कि जिस भी स्टेज के बच्चे हैं वो आंसर करते हैं कि जो लंबा वाला गिलास है उसमें जो दूध की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जो दूध की मात्रा थी, सेम गिलास जो थे उसमें बिल्कुल समान थे, या दूध की मात्रा, जूस की मात्रा बिल्कुल समान थी। तो बच्चे लंबे गिलास के लिए उत्तर देते हैं। इस तरह से यानी कि शिक्षिका के बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें किस चीज़ की कठिनाई महसूस करते हैं? वो अहम केंद्रिता की कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है, यानी कि वो अहम केंद्रिता के बारे में नहीं जानते, या फिर विकेंद्रीकरण के बारे में उनको कठिनाई, या फिर समायोजन, या फिर हम बात करें कि पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी की वो कठिनाई महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यानी कि जो आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आंसर की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आंसर जो रहेगा यानी कि पलटावी रहेगा। वो पलटावी का गुण उनमें विकसित नहीं हो पाया है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि पलटावी क्या है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी क्या है, ठीक, यानी कि अहम केंद्रिता, इगोसेंट्रिक क्या है, ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी सेंट्रिएशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि इस हिसाब से देखें कि बच्चे ये तय नहीं कर पा रहे कि किस गिलास में जो दूध है या जूस है ज़्यादा है और किस में कम है, वो सिर्फ लंबे गिलास को ही उसकी मात्रा मान लेते हैं कि जूस की मात्रा उसमें अधिक है। तो फ्रेंड्स उसमें जो पलटावी है यानी कि रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है उसकी कमी है, उनसे वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा है, यानी कि जब हम देखते हैं जिन प्याजे महोदय ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बच्चे के 4 स्टेजेस बताए हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बताए उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, एंड सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे वो 11 से ऊपर की अवस्था मानते हैं। कुल मिलाकर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है इस तरह से चलता है। तो फ्रेंड्स सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो इसमें इंद्रियों का ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये जो पलटावी की बात है, यानी कि जिस स्टेज में
अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चे पलटावे यानी कि रिवर्सिबिलिटी की कठिनाई महसूस करते हैं, वो है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक का जो बच्चा है उसके अंदर यानी कि एक तो संरक्षण का गुण नहीं होता और एक यानी कि पलटावे रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता। रिवर्सिबिलिटी मतलब इस स्टेज में यदि हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में। बच्चा ये तय नहीं कर पाता कि सेम आकार के गिलास, यदि पहले उसके पास सेम आकार के गिलास थे, ठीक है, या जो क्वांटिटी है, ठीक है, किसी भी लिक्विड की, वो ये तय नहीं कर पाता कि ये सेम आकार सेम क्वांटिटी है या नहीं। ठीक, यदि उसको इसी मिल्क को ज़मीन पर फैला दिया जाए, ठीक है, इसी दूध को इक्वल गिलास वालों को ज़मीन पर फैला दिया जाता है, तो वो ज़मीन पर जो फैला हुआ मिल्क है या दूध है उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तो वो उसको ज़्यादा बताएंगे। यदि एक छोटी सी कटोरी में इस दूध को कर दिया जाता है तो उनको वो थोड़ा लगेगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो बहुत ही कम मालूम होगी। तो बच्चे में यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था की यदि हम बात करें, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो उसमें बच्चे में यानी कि रिवर्सिबिलिटी के गुण नहीं होता, यानी कि वो पलटावे यानी कि रिवर्सिबिलिटी की कठिनाई महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी का जो गुण आता है वो नेक्स्ट आता है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आने के बाद बच्चा ये तय कर पाता है कि जो क्वांटिटी है कुल मिला के जो इक्वल गिलास हैं, यदि उसको किसी भी तरह के दूसरे गिलासेस में या और किसी पॉट में भर दिया जाए तो वो ये पहचान कर पाएंगे कि किस गिलास या किस पॉट या किस बर्तन में जो दूध या जूस की मात्रा है वो अधिक है या कम है। फ्रेंड्स वहाँ पे यानी कि जो गिलास है छोटा बड़ा वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी, पलटावे, यानी कि वो पलटावे रिवर्सिबिलिटी की कठिनाई महसूस करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। कर्नल सिंह नाम के एक कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, उन पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है और वो खर्चे करने के बाद यानी कि वो आयकर के हकदार हैं, उन्हें आयकर देना चाहिए लेकिन वो देते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। उनके अकॉर्डिंग मतलब उनकी एक धारणा, उनकी एक सोच इस तरह की है, ठीक है, उनकी एक नैतिकता इस तरह से वो सोचते हैं कि मैं अपनी कमाई से, ठीक है, मैं कितना भी कमा रहा हूँ तो ये भ्रष्ट जो सरकार है उस पैसे का कहीं गलत यूज ना कर ले, इसलिए वो चाहते हैं कि वो आयकर नहीं देते। तो वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में? फ्रेंड्स तो वो कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्थाएं दी हैं वो किस अवस्था में हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोहल वर्ग के बारे में बात करेंगे। कोहल वर्ग ने जो दिया है यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहल वर्ग ने दी है। उसमें जो लेवल की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने 3 लेवल दी हैं। 3 लेवल की यदि हम बात करें तो यानी कि परंपरागत नैतिकता, ठीक है, परंपरा से पहले की हो गई यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता, एंड उसके बाद की होगी पक्ष परंपरागत नैतिकता। तो फ्रेंड्स यानी कि 3 लेवल की बात करें, उसमें प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेज, 2-2 अवस्था की बात की हैं। पहली में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, कुल मिला के वो 6 स्टेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखे हैं यानी कि लेवल दे रखे हैं, तो कोहल वर्ग के संभवतः नैतिक विकास की किस अवस्था में, इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नैतिकता से परे हटके, ठीक है, जब बात करता है यानी कि अपनी ही अलग धारणा और अपनी अलग नैतिकता की बात करता है, तो फ्रेंड्स वो जो होता है अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग वो पक्ष परंपरागत यानी कि पक्ष परंपरागत जो उनकी नैतिकता है उसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्च परंपरागत। यदि हम पूर्व परंपरागत और परंपरागत की बात करें तो पूर्व परंपरागत अवस्था में जो बच्चा होता है वो सिर्फ परंपरा नहीं होती, उसमें कुल मिला के उसको नहीं पता होता कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, उसका वो निर्णय नहीं कर पाता, यानी कि वो नैतिकता का गुण उसमें विकसित नहीं हो पाता। ये जो अवस्था है यानी कि ये बाल्यावस्था कही जा सकती है। उसके बाद यदि परंपरागत की बात करें तो परंपरागत वह अवस्था है जिसमें वो परंपरा के अकॉर्डिंग यानी सोसाइटी और समाज के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स और कानून निर्धारित हैं उनका अनुपालन करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का
ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड इस सीरीज़ में सेलेक्टेड क्वेश्चन से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा जिससे आपको यानी कि आपकी समझ विकसित हो पाएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाएं, ठीक है, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत की बात हो रही है। बुद्धि का वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। मानसिक क्रिया मतलब जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लगाए जाने वाले विविध रूपों, जैसे सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव बुद्धि। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है जिसमें क्रिएटिविटी की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है या मानसिक क्रियाओं की बात होती है, ठीक है। जो या ये कहें कि सृजनात्मक बुद्धि की बात किसने की है, किस सिद्धांत में की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, यानी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र यानी कि ट्राइआर्की थ्योरी स्टर्नबर्ग द्वारा जो दी गई है वो, या बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है, या फिर बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, या फिर थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता, या फिर स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत। तो फ्रेंड जी कारक सिद्धांत में तो ये बात नहीं की गई, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ए रहेगा। स्टर्नबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र यानी कि त्रिकारक सिद्धांत है उसमें वो बात करते हैं यानी कि ट्राइआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो थर्स्टन ने दी है, ठीक है। सॉरी, थर्स्टन ने स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, ठीक है, यहाँ पे स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है यानी ट्राइआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है उसमें ये 3 तंत्र मानते हैं, कुल मिला के 3 कारक मानते हैं जो बुद्धि के। फर्स्ट जो कहते हैं, ये कहते हैं प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रायोगिक बुद्धि, एंड सेकंड बात करते हैं क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल सृजनात्मक बुद्धि, या फिर थर्ड बात करते हैं एनालिटिकल या फिर कंपोनेंशियल यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा है सृजनात्मक बुद्धि की कौन बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ कि स्टर्नबर्ग की जो ट्राइआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत की बात करते हैं, वो करते हैं स्टर्नबर्ग। तो फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि सिद्धांत की जब भी हम बात करते हैं कि बुद्धि का वह सिद्धांत जिसमें बहुत सारी बुद्धि हैं, यानी कि बुद्धि कोई एक कारक सिद्धांत नहीं है, बुद्धि के बहुत कई सारे कारक हैं जिसके अकॉर्डिंग यानी कि बुद्धि काम करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा यानी कि सिद्धांत की जो आलोचना है क्रिएटिव कौन सा है वो रहेगा, यानी कि बुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है बहुबुद्धि सिद्धांत की, ये आलोचना नहीं है। बी की बात करें, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, व्यवहारिक बुद्धि पर बल देती है, बिल्कुल करेक्ट है। यदि सी की बात करें, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती, ये भी बात सही है। यदि हम बात करें डी की, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जो रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन बहुबुद्धि सिद्धांत का एक क्रिटिक है यानी कि आलोचना है। इसके अकॉर्डिंग यानी कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो प्रतिभाएं हैं वो बहुबुद्धि हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत का डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ये एक आलोचना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, यानी कि सबसे कम है, या फिर ये कह सकते हैं कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। मैचिंग की हम बात करते हैं तो कौन सा एक मैच नहीं कर पाता। तो ए की तरफ चलते हैं, भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं। ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं, जिन्होंने जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर हम बात करें स्कैफोल्डिंग की ये बात करते हैं। तो फ्रेंड वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा और विचार 2 अलग अलग गतिविधियां हैं। भाषा और विचार यानी कि सेपरेटली पैरेलल अलग अलग चलते हैं, बाद में जाकर वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात वाइगोत्स्की ने कही है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये कतई सुमेलित है। अब हम बात करते हैं बी की, भाषा विचार पर आधारित है। भाषा जो होती है वो विचार पर आधारित है, ऐसा प्याजे मानते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे कुल मिला के जो फर्स्ट पहले थॉट आता है उसके बाद लैंग्वेज भाषा का जन्म होता है, ये प्याजे मानते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। यदि हम बात करें सी की, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ऐसा वीएफ स्किनर कहते हैं। स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग यानी कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ठीक है। यदि हम डी की बात करें, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, निश्चित ज्ञान के साथ। कुल मिला के बच्चे में भाषा सीखने की
एक डिवाइस होती है, यानी कि भाषा एक्विजिशन डिवाइस जिसे हम बोलते हैं, भाषा वो खुद से एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा नोम चॉम्स्की मानते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सुमेलित हैं, ए भी सुमेलित है, बी भी बिल्कुल करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। यदि ऑप्शन की तरफ चलें तो सी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन रहेगा, यानी कि BF स्किनर। यानी कि ये कुल मिला के पूरा सही नहीं बैठता, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ऐसा BF स्किनर मानते हैं। बाकी सभी सुमेलित हैं, सी बिल्कुल गलत रहेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव विज्ञान संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है, यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात। संपत्ति के कारण सौंपी गई जो विशेषताएं हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो समाज द्वारा निर्धारित क्वालिटी हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान की, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ना कि जीव विज्ञान द्वारा जो बायोलॉजिकली यानी कि जिन्स द्वारा जो उन्हें प्राप्त हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, यानी कि जेंडर भूमि दबाव, या फिर जेंडर भूमि नैदानिकी, या फिर जेंडर भूमि रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा, कुल मिला के मेल और फीमेल का जो निर्धारण किया है कि ये लड़की है, ये लड़का है, लड़की इस तरह से क्रियाएं करेगी, लड़का इस तरह से करेगा, ठीक है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का वो नहीं कर सकता, इस तरह की जो रूढ़िवादिता है, ठीक है, उसे जो कहते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। कुल मिला के इसे जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जेंडर बायस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये रहा 6, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जेंडर बायस की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, या जेंडर स्टेरियोटाइप, 3 टर्म इसके लिए यूज होती हैं, ठीक है। जब भी किसी लड़की और लड़का उनके जेंडर के आधार पर उनका भेदभाव किया जाए, ठीक है, इस तरह से कहा जाए कि लड़की ये कर सकती है, या लड़की लड़कों से कम बुद्धिमान होती है, अधिक बुद्धिमान, जब भी पक्षपात या भेदभाव, लैंगिक भेदभाव की बात हो या पूर्वाग्रह की बात हो, तो वहाँ पर जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, जिसे हम 3 टर्म में देखते हैं। एक तो जेंडर बायस हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, एक तो जेंडर बायस हो गया, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को निश्चित करता है। बात करें तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, एंड एक और स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप। तो फ्रेंड्स ये 3 टर्म है। यदि हम इंग्लिश की बात करें और हिंदी की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के जब भी किसी मेल और फीमेल उनके लिंग के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो जेंडर है, ठीक है, यानी कि लिंग है, वो एक सामाजिक संरचना है, समाज ने निर्धारित किया है। यदि हम सेक्स की बात करते हैं तो वो बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा भी गया है जो समाज द्वारा निर्धारित एस्पेक्ट है उसे क्या कहते हैं, तो वो जो होती है यानी कि रूढ़िवादिता है एक लैंगिक संबंधी, तो फ्रेंड उसे जेंडर बायस कहते हैं, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है, ठीक है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को सबसे ज़्यादा सीखने में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जाएं। तो फ्रेंड्स समान शिक्षार्थी यानी कि एक जैसे स्टूडेंट्स के जोड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी रुचि, उसके आधार पर एक क्लास में ग्रुप बनाया जाए, जिससे उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। या फिर अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करें। एक अधिगम शैली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक टीचर को चाहिए कि वो अपने जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग टेक्निक हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो स्किल्स हैं अलग अलग से यूज करें। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन भी हट जाएगा। सी की तरफ चलते हैं। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत व भिन्न से बचा जा सके। कुल मिला के ऑप्शन कहता है कि जो
सिमिलर कल्चर वाले बच्चे हैं उनको एक साथ किया जाए, अलग अलग ग्रुप बना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर की यदि हम बात करते हैं, इंडिया में तो अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, चाहे वो हम रिलीजन की बात करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक टीचर यदि वो क्लास के अंदर जा रहा है तो उसकी संज्ञानात्मक शैली यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स की यदि हम बात करें तो उसके साथ साथ शिक्षार्थियों की जो कॉग्निटिव स्किल है, ठीक है, उसकी पहचान करनी चाहिए। एंड उसके बाद उसे क्लास में जितनी भी टीचिंग स्किल्स हैं उनका यूज करना चाहिए और बच्चे की जो अधिगम प्रोसेस है या लर्निंग प्रोसेस है उसको सुचारू रूप से कंटिन्यू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड इस सीरीज़ में यानी कि 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वो क्वेश्चंस आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो हमने पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसी में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे सीटेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, केबीएस एनवीएस आदि सभी में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेस के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सीखने के रूप में आकलन की बात यहाँ पे हो रही है, तो कौन कौन से हैं जो सब को बढ़ावा देते हैं, एक को छोड़कर। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन, तो वहाँ पे एक उनके लिए सुनिश्चित सुरक्षित वातावरण तैयार करना, ये इस बात की वकालत करता है सीखने के लिए आकलन। तो उसके लिए ये करेक्ट रहेगा। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ठीक है, यानी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उस पर मनन करना, ये भी सीखने के लिए आकलन पर जोर देता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो परीक्षण लेना वो इस बात की वकालत करता है या नहीं। शिक्षार्थियों को आंतरिक पोषण यानी कि स्टूडेंट्स को जो फीडबैक है वो कॉन्टिन्यूसली लगातार देते रहना, ये भी सीखने के लिए आकलन पर जोर देता है। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि ये इस चीज़ की वकालत नहीं करता सीखने के लिए आकलन। कुल मिलाकर जितनी संभावना हो सके शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना चाहिए। तो लगातार परीक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन है, सीखने के आकलन की बात करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह स्पेस के समान है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना, या फिर सीखने का आकलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए रहेगा, यानी कि सीखने के लिए आकलन। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सीखने के लिए आकलन क्या होता है। तो सीखने के लिए आकलन यानी कि किसी कार्य को करने के बाद उसका जब परीक्षण किया जाता है, सबसे पहले कार्य को कर लिया जाता है, उसके बाद परीक्षण किया जाता है कि कितना ये भी कार्य कितना हुआ है, इस चीज़ में हम कितना सीखे हैं, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जो एक ही सेशन यानी कि एक ही साल में 3 से 4 बार लिए जाते हैं, 2 बार यानी कि सिलेबस को डिवाइड करके फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो सीखने के लिए आकलन की बात होती है। इसमें सबसे पहले हम बच्चे को कोई चीज़ करा रहे होते हैं, उसके बाद उसका ये परीक्षण, ये टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये होगा सीखने के लिए आकलन, ठीक। सीखने के लिए आकलन यहाँ पे। अब हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है यानी कि समेटिव असेसमेंट। पूरे सेशन में यानी कि कार्य कराने के बाद, सिखाने के बाद जो सबसे लास्ट में जो उनका असेसमेंट होता है उसे हम सीखने का आकलन कहते हैं। इसमें यह निर्धारित किया जाता है सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि जितना सीखा उसका आकलन, अभी तक पूरे साल में जितना भी सीखा उसका आकलन किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लास्ट इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, अंतरपरक अनुदेशन क्या है। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने भी लर्निंग प्रोसेस शैक्षिक सुधार हेतु, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल
जो इंक्रीज है उसको बढ़ाने के हेतु या उसके डेवलपमेंट हेतु डेवलप करने के हेतु अपने किसी भी इंस्टीट्यूट या शिक्षार्थियों के प्रति, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन कहते हैं देते हैं, तो वो क्या है, यानी कि अंतरपरक अनुदेशन की यहाँ पे बात हो रही है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, क्लास के अंतर्गत शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना, ये अंतरपरक अनुदेशन है। या फिर अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ कराना, या फिर ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या फिर डी ऑप्शन शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कुल मिलाकर जो अंतरपरक अनुदेशन की जब भी हम बात करते हैं तो अंतरपरक अनुदेशन में यानी कि स्टूडेंट्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप के शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्रियों तथा जो रिसोर्सेस होते हैं उनका प्रयोग एक टीचर, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंतरपरक अनुदेशन की बात हुई तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स ये थे इस सीरीज़ के 10 क्वेश्चन जो कि लक्ष्य सीटेट 2020 यानी कि इसका पार्ट नंबर 8 के। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। यदि थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप